आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज के मेरे दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले दिन भर की थोड़ी सी खबरों से आपको रूबरू करती चलूं। जी हां, मैं आपको बताती चलूं कि आज क्रिस्टल पैलेस में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि किस तरीके से हम ऊर्जा को बचा सकते हैं। ऊर्जावरण कार्यक्रम को लेकर के बहुत सारी बातों पर सेमिनार किए गए। देश विदेश से जो है आर्किटेक्ट पहुंचे, इंजीनियर्स पहुंचे और सभी ने अपने अपने विचार भी रखे। सभी को पता है कि एसी बहुत जरूरी होता है, लेकिन एसी से जो ऊर्जा खर्च होती है उसको हम कैसे बचा सकते हैं, पर्यावरण को कैसे शुद्ध रख सकते हैं, साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग को भी बचाना है। उन्हीं को लेकर के सभी ने अपने विचार रखे। मैं आगे आपको दिखाऊंगी। वहीं दूसरी ओर बताती चलूं, निकाय चुनाव बहुत नजदीक हैं, जिसको लेकर के सभी पार्टियां अपनी कमर कस चुकी हैं और जोर शोर से तैयारियों में लगी हुई हैं। तो आज बसपा के पूर्व जो मेयर रह चुके हैं और सांसद रह चुके हैं शाहिद अखलाक, उनके भाई राशिद अखलाक भी राजनीति की ओर बढ़ चुके हैं और उन्होंने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के माध्यम से पूरी जानकारी दी कि किस तरीके से आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। वहीं आपको बताती चल दूं, आरजी कॉलेज में भी आज एक कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा को लेकर के सभी ने, छात्राओं ने अपने अपने विचार प्रकट किए। जो प्रथम द्वितीय तृतीय छात्रा आई उनको जो है गिफ्ट भी दिए गए। तो जुड़े रहे मेरे दर्शन के साथ, देखते रहे मेरे दर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेयर दर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। इसरा के तत्वाधान में क्रिस्टल पैलेस में ऊर्जावरण नाम से नव निर्माण हेतु पर्यावरण एवं ऊर्जा संरक्षण के विचार को लेकर सेमिनार का किया गया आयोजन, जिसमें देश के मशहूर ग्रीन बिल्डिंग निर्माता, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, पर्यावरणविद रहे उपस्थित। कार्यक्रम में प्रमुख वक्ता रहे पंकज राजेंद्र धनक्वाड, जिन्होंने नवनिर्माण भवन में ही ऊर्जा व पर्यावरण संरक्षण के बताए टिप्स। आगामी मेयर चुनाव को लेकर हर पार्टी कर रही तैयारी। आज बसपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी राशिद अखलाक ने गुदड़ी बाजार स्थित आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का किया आयोजन, जिसमें पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बताई आगे की रणनीति, साथ साथ इस बार बसपा का परचम लहराने की कही बात। नगर निगम ने गृह कर वसूली करने में उठाया ठोस कदम। नगर निगम की अपर नगर आयुक्त ममता मालवीय भारी परिवर्तन दल की टीम के साथ पहुंची होटल गोल्डविन। बकाया गृह कर वसूली के लिए होटल पर जड़ा ताला। होटल सीलिंग के दौरान संचालक जितेंद्र कुमार ने तुरंत 31,74,810 रुपए का नगर निगम को सौंपा चेक। अभियान के दौरान नगर निगम टीम में जोनल अधिकारी राजेश कुमार, नरसिंह राणा, अवधेश राणा, केशव प्रसाद, डॉक्टर पुष्पराज गौतम, कर अधीक्षक योगिंदर सिंह आदि रहे मौजूद। खरखौदा थाना क्षेत्र के अलीपुर स्थित अल-फहीम मीटैक्स प्राइवेट लिमिटेड में बिना अनुमति के मीट पैकिंग व प्रोसेसिंग के मामले में बसपा के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी, उनकी पत्नी व दोनों बेटों पर लगा गैंगस्टर। पुलिस की गिरफ्त से फरार हाजी याकूब कुरैशी व उसके परिवार पर 25-25 हजार का इनाम किया घोषित। धारा 14A के तहत मंत्री की संपत्ति की जांच कर प्रशासन ने जब्तीकरण की तैयारी। थाना टीपी नगर क्षेत्र निवासी शिक्षिका मकान मालकिन व उसके पुलिस बेटों पर चोरी का आरोप लगाते हुए पहुंची एसएसपी कार्यालय। फुट फुट कर रोई, कहा 5 महीने से उनके खिलाफ दर्ज कराई है एफआईआर, पुलिस नहीं कर रही कोई भी कार्रवाई, अब तक नहीं मिला इंसाफ। डिजिटल की दुनिया में सिनेमा हॉल भी लगा रहे दौड़। 2 साल बाद अपने नए रूप रंग के साथ लौटा अनुराग सिनेमा। आज हुआ उद्घाटन। नई स्क्रीन, नए साउंड व हर नई चीज के साथ दोबारा से सबके दिलों में अनुराग सिनेमा बनाएगा पहचान। दिल्ली रोड सरस्वती लोक कॉलोनी में स्थित जागेश्वर मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का हुआ शुभारंभ। वृंदावन से आए आचार्य प्रमोद महाराज ने आए हुए सभी भक्तों को भागवत कथा का बताया सार। आखिर क्या है भागवत कथा, इसको सुनने से क्या मिलता है फल, कथा श्रवण के लिए पहुंची भक्तों की भारी भीड़। आरजीपीजी कॉलेज के राजनीतिक विभाग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर कक्षा शिक्षा का कोई विकल्प नहीं विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का किया गया आयोजन।
विभिन्न विभागों की 30 छात्राओं ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वाली छात्राओं को प्राइज देकर किया गया सम्मानित। कार्यक्रम को सफल बनाने में कॉलेज की प्रधानाचार्य व समस्त शिक्षिकाओं का रहा पूर्ण योगदान। न्यूटीमा अस्पताल के डॉक्टर्स ने अब तक के सबसे भारी मरीज की बैरोटिक सर्जरी कर बनाया रिकॉर्ड। ब्रिटेन में 15 वर्षों के अनुभव के बाद डॉक्टर ऋषि सिंघल ने 50 मिनट में की सफल बैरोटिक सर्जरी। अब तक के कैरियर में कर चुके हैं लगभग 3000 सफल सर्जरी। डॉक्टर अवनीत राणा व डॉक्टर प्रणव गुप्ता ने भी सफलतापूर्वक निभाई अपनी जिम्मेदारी। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं, आज आम जनजीवन से जुड़ी समस्या पर्यावरण। जी हाँ, पर्यावरण को सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है, लेकिन आज भी पर्यावरण सुरक्षित नहीं है क्योंकि आसपास पेड़ पौधे नहीं हैं, जिसके कारण से हमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाती, वो वायु नहीं मिल पाती। उस वायु को लेने के लिए हमें हर जगह पर एयर कंडीशनर यानी कि एसी लगाने पड़ते हैं। एसी हर एक कंपनी में लगे होंगे, हर एक घर में लगे होंगे। एसी जो है बहुत सारी ऊर्जा को ग्रहण करता है, लेकिन हम उस ऊर्जा को बचा सकते हैं। उसी को लेकर के आज ऊर्जावरण नाम से एक सेमिनार का आयोजन किया गया क्रिस्टल पैलेस में। देश विदेश से यहाँ पर प्रवक्ता पहुंचे, इंजीनियर्स पहुंचे और पर्यावरणविद भी पहुंचे, साथ साथ आर्किटेक्ट पहुंचे और सभी ने अपने अपने विचार रखे कि किस तरीके से हम नवनिर्माण जब मकान कर रहे हैं, बनाने की तैयारियां कर रहे हैं, तो किस तरीके से उसका नक्शा तैयार किया जाए, किस तरीके से उसका मैप बनाया जाए ताकि हम ऊर्जा का बचाव कर सके और पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सके। आप सभी जानते हैं कि आज के समय में पेट्रोल कितनी महंगाई पर है। पेट्रोल चरम सीमा पर पहुंच चुका है, लेकिन आने वाले समय में पेट्रोल डीजल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर बात करें कि जो ऊर्जा, जी हाँ, बिजली की खपत, हर घर में इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों का उपयोग ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। एसी हर जगह पर चल रहे हैं, ऑफिस में चल रहे हैं, बेसमेंट में, बैंक में, हर जगह पर एसी का यूज किया जा रहा है। तो आप खुद सोच सकते हैं 24 घंटे एसी का यूज करने से बहुत सी बीमारियां जहां होती हैं, तो ऊर्जा की खपत कितनी होती होगी। अगर हमें उस ऊर्जा को बचाना है तो हमें, जब हम अपने मकान का निर्माण कर रहे हैं, तभी हमको सोचना होगा और उसी तरीके से नवनिर्मित जो मकान है उनको जब हम बनाने चले तभी सारी तैयारियां पूरी करनी होगी। एक साथ एकदम तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो आप सब भी जानते हैं। धीरे धीरे अगर हर व्यक्ति प्रयास करेगा और आगे बढ़ने का प्रयास करेगा, साथ साथ ऊर्जा को बचाने का, पर्यावरण को सुधारने का और ग्लोबल वार्मिंग जो होती है उसको रोकने का प्रयास किया जाएगा, तो सभी आने वाले समय में ऊर्जा को भी बचा सकेंगे और पर्यावरण को भी शुद्ध कर सकेंगे। इसी को लेकर के आज सेमिनार में आए हुए सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे, साथ साथ आए हुए अतिथियों को सम्मानित भी किया गया और सभी पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। मेरे दर्शन की टीम को भी आज सम्मानित किया गया। And from now on, I'd like to tell you that, as I mentioned earlier, that our ACs is being manufactured by us only. IFB make their ACs in their home, that is in Goa. Varna we have a factory, and there we have. By saving 70% water, our ACs are no less when it comes to being friendly to Earth. You thought we were down, didn't you? Recycle. All to make sure that our planet is truly taken care of. Just like your IFB, where care begins. There are several gases which are hazardous, but in this case, in IFB case, we don't use such hazardous gas. We use only R32. Units में gold fins का इस्तेमाल करता है. When we talk about gold fins, the property of this that is our performance, then I'd like to tell you that being a manufacturer, you have the control of the product on the things. So if I talk about the fins, that is what Nanogas coating does is it does not help in sustaining water and any dust particles, so that you can get rid of dusting also. Health, comfortable living and safety, all these are very important. These three important things which you have to keep in mind. Energy efficiency मेरे को जरूरी है करके मैं system. Also beyond Amit ji, of course, I was really impressed with the presentation which happened with Qatar and architect Jagesh Kumar. My apologies.
I'm really impressed the way the gathering is of architects, confluence, I should call it confluence of architects. Which Meerut has taken to put one step forward for Urjavaran. I am sure we will go many more steps forward for Urjavaran. Last year, we did 25 cities of Urjavaran. This year, we are 34, 29 plus 5. The topic, it touches everybody's heart, and I can see the hard work of all these volunteers. You know, the president-elect here who is going to take care for the next year. सबसे पहले तो जो हमारे बाहर के आदरणीय अतिथिगण आए हैं मेरठ के अलावा उन सबका मैं भरपूर अभिनंदन करता हूँ, और जो मेरठ के साथी हैं हमारे छोटे बड़े भाई बहन उन सबका भी हम सम्मान करते हैं। और मैं 4 पंक्ति अपने मित्रों के लिए पढ़ता हूँ, अगर अग्रवाल जी बजाया जाए तो तालियां। कह रहा है कि किसी भी और का मुझको कभी होने नहीं देते मेरे मित्र सब, किसी भी और का मुझको कभी होने नहीं देते, कोई ख्वाबों में ना आ जाए ये सोने नहीं देते, किसी भी और का मुझको कभी होने नहीं देते, कोई ख्वाबों में ना आ जाए ये सोने नहीं देते, मेरे हमराज मेरे हमनवा सब खाद है मेरी आंखों में रहते हैं, मुझे रोने नहीं देते। पर्यावरण संरक्षण बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको लेकर के बहुत सारे ऐसे जागरूकता के कार्यक्रम होते हैं, जिसमें मैं आपको लगातार दिखाती हूँ मेरदर्शन चैनल के माध्यम से कि हम अपनी प्रकृति को किस तरीके से बचा सकते हैं, किस तरीके से जो दूषित वातावरण है हमारे आसपास उसको खत्म कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में बात कराती हूँ, हर चीज की जानकारी देती हूँ। आज मैं आपको लेकर आई हूँ क्रिस्टल पैलेस में। यहाँ पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें किस तरीके से कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया गया है और कौन कौन सी कंपनियां यहाँ पर आकर आपको जागरूक कर रही हैं, क्या मेन मकसद आज प्रेस वार्ता का लेकर रखा गया है, उस सारे विषय के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। आपका हमारे मेरदर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा भी आपका स्वागत है। मेरा नाम चंद्रशेखर है, मैं नेशनल प्रेसिडेंट ISRE हमारा सोसाइटी है। ISRE माने इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स। सर, आज जो प्रेस वार्ता यहाँ पर की गई है, तो आज किस बात को लेकर यहाँ पर विचार विमर्श किया जा रहा है? आज इधर जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है इसका नाम है ऊर्जावरण। आपको इसका ट्रांसलेशन बताने के लिए तो मेरे को जरूरी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊर्जा माने एनर्जी है, पर्यावरण का वो ऐड करा तो एनवायरनमेंट है। सो एनर्जी और एनवायरनमेंट ये इसका संबंधित कॉन्फ्रेंस चल रहा है। उसमें हमारा इसमें जो हम इन्वॉल्व है वो तो एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन के ऊपर हमारा इन्वॉल्वमेंट रहता है। आपको मालूम है आजकल हर रेजिडेंशियल बिल्डिंग में एयर कंडीशन का जरूरी होता है। हर कमर्शियल बिल्डिंग में तो बिना एयर कंडीशन का कोई कमर्शियल बिल्डिंग नहीं है, क्योंकि हमारा पर्यावरण वातावरण ये सब देखा हो तो बिना एयर कंडीशन हम रह नहीं सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इतने बढ़ चुके हैं। इसकी वजह से हमारा ये ऐसा हालत हो गया, अभी बिना एयर कंडीशन हम रह नहीं सकते हैं। और दूसरा, बाहर का पोल्यूशन भी आप देख रहे हैं, एक्सटर्नल पोल्यूशन इतना ज़्यादा है। दिल्ली का पोल्यूशन आप देखे होंगे, बहुत सिटीज़ में ऐसा है। वो उसकी वजह से भी हमारा एनवायरनमेंट अच्छा रहना चाहिए करके हमको एयर कंडीशन का ज़रूरत पड़ता है। तो इसके वजह से अगर ये सिचुएशन में हम एयर कंडीशनिंग यूज़ करते समय कैसे उसको एनर्जी कंजर्वेशन की तरह यूज़ कर सकते हैं और इंडोर एयर क्वालिटी कैसे मेंटेन कर सकते हैं, और ये सब करने के लिए खाली मशीनरी करके हमको करना पड़ेगा, या नेचुरली बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन में भी हम बहुत सारी चीज़ लेके आ सकते हैं। उसके हिसाब से भी देख के कर सकते हैं क्या। ये इस आपने ग्रीन बिल्डिंग का नाम सुना होगा, रेटिंग्स बहुत सुना होगा, लीड रेटिंग सुना होगा, वैसे एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग्स भी है। ये सब मिला के क्या क्या कर सकते हैं उसको कहने के लिए आज एक कॉन्फ्रेंस रखा गया है। ऊर्जावरण इनका नाम है। तो इसमें बहुत सारी फैकल्टीज आए हुए हैं लेक्चर देने के लिए, उनका लेक्चर देंगे कैसे हम सेव कर सकते हैं उसके हिसाब से। सर, मैं एक चीज और जानना चाहूंगी, जैसे कि कहा जाता है कि एयर कंडीशनर में अगर हम ज्यादा समय बैठते हैं तो हमें नुकसान होता है, जैसे कि अभी आपने बताया कि आप यहाँ पे वही सब जानकारी दे रहे हैं, तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है जो आप आज बताने वाले हैं, जो यहाँ पर फैकल्टी आकर बता रहे हैं, तो क्या एयर कंडीशन में बैठने के बाद भी उससे नुकसान नहीं होगा? एयर कंडीशनिंग में बैठने से नुकसान होता है ये हेल्थ को नुकसान होता है, ये कहना सही नहीं है। क्योंकि मैं ये बताऊंगा, अगर एयर कंडीशनिंग सही तरीके से किया होता तो
उसमें आपको एयर क्वालिटी का कंट्रोल होता है। अगर एयर क्वालिटी माने हम क्या बोलते हैं, जो अंदर का एयर पोल्यूशन कितना होता है, वो पोल्यूशन पार्टिकल्स को कंट्रोल करने वाला है। तो वो अगर वो कंट्रोलिंग होता तो मुश्किल नहीं है, या उसके लिए हमको कुछ उसके हिसाब से वी वोंट गेट एनी प्रॉब्लम्स। अगर वो कंट्रोल नहीं है, अगर एयर क्वालिटी मेंटेन नहीं होता तब हमको प्रॉब्लम आता है। इसलिए इंडोर एयर क्वालिटी, इंडोर एनवायरनमेंट क्वालिटी वो बहुत बड़ा चीज़ है। दूसरा चीज़ ये है, अगर एयर कंडीशनिंग यूज़ करने से हम एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, और अगर एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो एनर्जी प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। अगर एनर्जी प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो हमारा कार्बन एमिशंस भी ज़्यादा होंगे। फॉसिल फ्यूल्स जिंदगी भर तो रहने वाला नहीं है, अगर वो नहीं है तो हम कैसे रहेंगे, कैसे जीवित रहेंगे, आगे वाला जनरेशन को कैसे आगे बढ़ाएंगे, वो सब चिंतन हमारा ऊपर आ जाएगा। तो इसके हिसाब से भी सब देखा गया तो कोई बोल सकते हैं एयर कंडीशनिंग यूज़ मत करो, बिना एयर कंडीशनिंग का नेचुरल वेंटिलेशन बहुत अच्छा है करके बोल सकते हैं, लेकिन हर तरह का एटमॉस्फेयर के लिए बिना एयर कंडीशनिंग का जरूर नहीं रह सकते हैं। क्योंकि आप ऑपरेशन थिएटर देखे होंगे, अगर एटमॉस्फेयर का क्लाइमेट कंट्रोल नहीं किया होता तो अगर सही तरह से ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें से इन्फेक्शंस बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ के लिए हमको एयर कंडीशनिंग का बहुत ज़रूरी पड़ता है। तो जो अब यहाँ पर एयर कंडीशन की बात की जा रही है, क्या उसमें इन सब चीज़ों को मेंटेन किया गया है? क्या उन सब चीज़ों को मेंटेन करके यहाँ पर समझाया जा रहा है कि जो अब आ रहे हैं एयर कंडीशनर या रेफ्रिजरेटर, वो इन सब चीज़ों के लिए उपयोगी है? ये हिसाब से आप देखा हो तो इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज रिसेंटली इवन नरेंद्र मोदी जी, हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, कॉप समिट में लास्ट ईयर वो ही हैज कमिटेड नेट जीरो एमिशन बाय इंडिया इन 2070। ये कैसे अचीव हो सकता है? अगर ये अचीव होना तो एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री एक जरूरी इंडस्ट्री है, उसको हेल्प कर सकते हैं, उसमें उस चीज़ में हम आगे बढ़ने के लिए हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि एयर कंडीशनर्स 60 to 70% एनर्जी यूज़ करता है कमर्शियल बिल्डिंग में। अगर ये 60 to 70% एनर्जी यूज़ करने वाला इक्विपमेंट को हम एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, कार्बन एमिशंस को कम कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। अगर हम कम करने में मदद करा तो 2070 क्या 2060 में भी हम नेट ज़ीरो एमिशंस हो सकते हैं। ये सब जो कर सकते हैं, अगर ये फैकल्टीज जो इधर आए हुए हैं वो लोग सब बताएंगे उनको क्या कर सकते हैं। ये जो बताए हुए तरीके आज एक दिन में नहीं होएगा, लेकिन धीरे धीरे हम करते जाएंगे तो ये हो जाएगा। देखिए, बहुत अच्छी जानकारी कि आप सभी जानते हैं कि हमें एयर कंडीशनर में बैठने के लिए आजकल बच्चा जन्म से ही जब होता है तो उसको भी एयर कंडीशनर की जरूरत होती है। डॉक्टर्स रूम में हर जगह पर जो है एयर कंडीशनर होते हैं, और उसमें हमारी एनर्जी को किस तरीके से हम सेव कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को किस तरीके से सेव करते हैं, वो सारी जानकारी यहाँ पर फैकल्टीज द्वारा दी जा रही है। ये तो सही बात है कि एक साथ एकदम हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर धीरे धीरे प्रयास किया जाए और सब लोग प्रयास करें तो शायद हम ग्लोबल वार्मिंग को बचा सकेंगे और जो बढ़ता हुआ प्रदूषण है उस पर भी रोक लगा सकेंगे। सर, मैं आपसे भी कुछ जानना चाहूँगी। सर, जैसे कि आप ये बताइए कि जो ये आज का प्रोग्राम रखा गया है, इसका मेन मकसद क्या है? किस तरीके से, जैसे कि अभी सर ने भी बताया कि एयर कंडीशनर को लेकर या रेफ्रिजरेटर को लेकर बहुत सारी जागरूकता के लिए फैक्ट्री यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन क्या कहना चाहेंगे हर उस जनता से जो अभी समझने में कहीं ना कहीं कमी है, उसकी जागरूकता के लिए आप क्या कहेंगे? जी, मेरा नाम अमित गोयल है, मैं पास्ट प्रेसिडेंट ईशरे सब चैप्टर मेरठ से हूँ। आज ये ऊर्जा वरण प्रोग्राम जो रखा गया है, इसके अंदर इसी श्रृंखला में कहना चाहूँगा कि हमें आने वाली जो आज के मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं, इसके अंदर हमें अपनी ज़रूरतें भी पूरी करनी है। उसके साथ में इन बिल्डिंग्स को इस तरह से डिज़ाइन करना है कि हमारी एयर कंडीशनिंग की जो एनर्जी कंजम्पशन है वो कम से कम हो, उसके अंदर कार्बन एमिशंस हमारे कम हो जाएंगे, साथ के साथ में पर्यावरण को भी फ़ायदा हो। तो मेरा कहना सिर्फ यही रहेगा कि आज जो हम लोग चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं, कल की तारीख में जितने भी लोग अब नई बिल्डिंग्स बनाएं वो इन सब कॉन्सेप्ट्स को लें। मे बी शुरू में थोड़ा सा उनको लगेगा कि भाई ये क्या नया कॉन्सेप्ट है, बट जो भी डिज़ाइन आज की तारीख में आर्किटेक्ट्स बनाएंगे वो आने वाले कल के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। यही हमारा आज का मिशन है। देखिए, बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर दी गई कि जो बिल्डिंग बनाई जा रही हैं उन बिल्डिंग में इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए बनाया जाए, ताकि आने वाले समय में जो परेशानियाँ आज हम झेल रहे हैं वो हमारी युवा पीढ़ी ना झेले, हमारा परिवार ना झेले। उन सब परेशानियों को दूर करने के लिए आज यहाँ पर फैकल्टीज अपने अपने तरीके से
सभी यहाँ पर जागरूकता फैला रहे हैं। सर, मैं आपसे भी थोड़ी सी जानकारी लेना चाहूँगी। आज का जो प्रोग्राम है तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? पहले आप अपना नाम बताइएगा सर प्लीज। मेरा नाम पंकज धारकर है और मैं ईशरे का प्रेसिडेंशियल मेंबर हूँ। जी। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं पहली बार मेरी ज़िंदगी में मेरठ आया हूँ। मेरठ, आपका मेरठ में स्वागत है सर। थैंक यू सो मच। और आज मैं हमारा जो थीम है इस बार ऊर्जावरण, जो कि 34 सिटीज़ में जा रहा है और मेरठ इसमें से एक सिटी है। और हम आज सस्टेनेबिलिटी के लिए मैं जो प्रेजेंट करने वाला हूँ, मैं ये हमारे यहाँ बीच बैठे हुए आर्किटेक्ट्स और भाइयों को महसूस कराना चाहता हूँ कि हमारा हेरिटेज इतना रिच था, वो ताजमहल हो या जयपुर के पैलेसेस हो, उसमें इतने सारा सीखने जैसा है और हम उसको भूल के कांचों की बिल्डिंगें बनाने जा रहे हैं, जो हमारा आर्किटेक्चर था ही नहीं कभी। और मैं जानता हूँ कि आज जो हम ग्रीन बिल्डिंग की बात कर रहे हैं वो हमारी विरासत है, हमारा पैशन है, हमारे कंट्री ने दुनिया को सिखाया है। और आज हमें यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाके ग्रीन बिल्डिंग सीखने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। हमें उन दुनिया तक जाना चाहिए। हमारे पास उतनी सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल थी, पर मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि हम ये सब कुछ वापस लाना चाहिए और थ्रू ईशरे हम ये परकोलेट करना चाहते हैं। और मैं एक और ग्रीन बिल्डिंग एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ कंट्री के लिए, एसोचैम के लिए। और हमने वो जो प्रोग्राम डिज़ाइन किया है उसमें हम इन सभी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं। और अभी COP27 में क्या हो रहा है उसको भी मैं टच करूँगा, क्योंकि हमने वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू हमारे लोग अभी मौजूद हैं। जब हम यहाँ बात कर रहे हैं, मेरी टीम मेंबर्स इजिप्ट में हैं और हम ये सस्टेनेबिलिटी में दुनिया में क्या हो रहा है और किस तरह से डेवलपिंग कंट्री को वो अफेक्ट कर सकता है आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज, उसके बारे में भी मैं टच करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, जानकारी के अनुसार अभी आपने देखा कि किस तरीके से आने वाले समय में हम पर्यावरण को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। यहाँ पर आर्किटेक्ट भी बैठे हुए हैं जिनको जागरूक किया जा रहा है कि आने वाले समय में बिल्डिंग किस तरीके से बनाई जाए, क्योंकि एयर कंडीशन हम नहीं छोड़ सकते। पर्यावरण जो दूषित होता जा रहा है, हर जगह पॉल्यूशन है, उसका भी बचाव करना है। पूरी चीज़ों को बचाव में रखते हुए, हर चीज़ को जागरूक करते हुए यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया है। आप देख सकते हैं कि कितने यहाँ पर, मैं आपको पीछे भी दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है और हर एक को इस चीज़ के लिए जागरूक किया जा रहा है कि किस तरीके से हम एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, पर्यावरण को बचा सकते हैं, बिल्डिंग किस तरीके से बनानी चाहिए, सभी चीज़ों की जानकारी मैं आपको सब चीज़ें यहाँ पर दिखाऊंगी। तो जुड़े रहें। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बिल्डिंग्स का नक्शा यहाँ पर बनाया गया है, सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। तो आप जुड़े रहें मेयर दर्शन के साथ, देखते रहें मेयर दर्शन। मैं कैमरा पर्सन मनोज के साथ मेयर दर्शन से निशा। निकाय चुनाव बहुत नजदीक हैं। जी हाँ, मैं आपको लगातार मेयर दर्शन चैनल के माध्यम से दिखा रही हूँ कि हर पार्टी अपनी कमर कस चुकी है। कमर कसने के बाद मैदान में उतरी हैं पार्टियां और जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं कि इस बार कौन सी पार्टी का परचम लहराएगा। वहीं आज मैं आपको बताती चलूं, बसपा के पूर्व मेयर रह चुके, सांसद रह चुके शाहिद अखलाक के भाई राशिद अखलाक भी मैदान में उतरे। जी हां, राजनीति की ओर उन्होंने अपना कदम बढ़ा दिया। ये राजनीति परिवार है, इनके पिता भी राजनीति में ही थे और अब भाई ने भी राजनीति में कदम बढ़ाया है। उसको लेकर के मैं आपको बताती चलूं, आज गुदड़ी बाजार स्थित अपने निवास स्थान पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में राशिद अखलाक पत्रकारों से रूबरू हुए और उन्होंने साफ साफ कहा कि बहन जी को एक लेटर और अपना बायोडाटा भेज दिया गया है। जैसे ही वहां से स्वीकृति आती है, तुरंत सब तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी और इस बार पूरी तैयारी है कि बसपा का परचम ही लहराएगा, क्योंकि उन्होंने पिछले राजनीति, जब उनके परिवार के सभी सदस्य राजनीति में थे, तो बहुत अच्छे कार्य करे हैं। जनता उनके साथ है और आने वाले समय में भी जनता उनको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है। आज की प्रेस वार्ता में बसपा के कार्यकर्ता भी पहुंचे, सहयोगी भी पहुंचे, सभी को जागरूक किया गया। सभी से आगे की रणनीति के बारे में बातें की गई और कहा कि अपनी पार्टी को किस तरीके से मजबूत करना है, किस तरीके से सभी को जागरूक करते हुए अपना परचम लहराना है। नहीं आना नहीं, हम DSP के साथ
देखिए, दावेदारी तो हमारी, जो हमारे बड़ों ने, हमारे वालिद ने विधायक रहते हुए अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर मेरठ की खिदमत करी है, वही उसी को लेकर हमारे भाई ने भी नगर निगम के मेयर होते हुए और सांसद होते हुए विकास की गंगा भाई है इस मेरठ के अंदर, उन्हीं सभी चीज़ को लेते हुए वही हमारा उनके सिद्धांतों को लेते हुए चलेंगे और वैसे ही विकास कराएंगे जैसे हमारे वालिद ने कराया है। किस पार्टी से आप दावेदारी कर रहे हैं? मैं दावेदारी बीएसपी से कर रहा हूँ और बीएसपी से मैंने विधानसभा में 2012 में विधानसभा लड़ा था, जो मैं बहुत कम वोटों से हार जीत हुई थी हमारी। इस बार बहन जी से बात हो गई है? जी, बहन जी से मैंने जो कोऑर्डिनेटर है वहाँ तक अपनी जो है आवेदन कर दिया है। अब जैसे भी ये है 2-4 दिन में क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद में होगा। फिलहाल तो मैं अपनी दावेदारी मैंने ये करी है, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे समर्थक हैं, जो हमसे, जिन्होंने, जो उलमा हजरात हैं मेरठ के, जो हमारे कार्यकर्ता सपोर्टर हैं, हमने उनसे कहा है कि भाई वो तैयारी रखें और ये समीकरण हमारे बनते हैं तो हम चुनाव लड़ेंगे मेयर का। जी बिल्कुल, काफ़ी समय के बाद हम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पुराना राजनीतिक परिवार है हमारा। राजनीतिक घराना रहा है, एक रस्म भी रहा है। ऐसे में अगर देखा जाए तो मेरठ में जो पिछला माहौल था, अब वो माहौल नहीं है, जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, एक नफरत का भी माहौल है। जी जी जी, तो उसको किस तरह खाई को पाटने की कोशिश करेंगे, सब लोगों को कैसे साथ लेकर आएंगे? हमने तो भाईचारे पे काम करा है और इस मेरठ से जो है, जो दंगे फसाद होते थे 92 में, जो हमारे वालिद बने से सब तक को राइट हुआ ही नहीं है, ना ही होने देंगे हम। सबसे पहले जो है हमारा परिवार इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आगे आता है। अगर बात करें मेरठ के विकास की, तो क्या 3 पॉइंट होंगे जिन पर आप सबसे पहले फोकस करेंगे? जो छूटे हुए विकास है उन्हें पूरा कराएंगे और जो भी जनता की जरूरत होगी उसके लिए हम तैयार रहेंगे। देखिए, जो भी मुझसे होगा, जो भी मुझसे बनेगा, जनता मुझे मौका देती तो मैं उस पर खरा उतरेंगे। अब में एक धारणा जो सभी के दिल में बैठी है कि सरकार अगर कुछ गलत करती है या किसी पर बुलडोजर नगर निगम का चल रहा है तो गरीबों पर चल रहा है, दबे कुचलों पर चल रहा है। लेकिन आज मैं मेरदर्शन चैनल के माध्यम से वो धारणा आपकी खत्म करने जा रही हूँ। जी हाँ, नगर निगम हो या कोई भी सरकारी कार्य हो या सरकार हो, सबके लिए एक है। अगर कार्य करने पर आ जाए तो बड़ा छोटा नहीं, केवल गलत कार्य करने वालों पर कार्रवाई की जाती है। जी हाँ, आज ये साबित कर दिया नगर निगम की अपर आयुक्त ने, और आज नगर निगम की अपर आयुक्त पूरे दस्ते के साथ, पूरी टीम के साथ गॉडविन होटल पहुंची। वहां पर सील लगाई जा रही थी क्योंकि नगर निगम का गृह कर काफी समय से बकाया था, जो दिया नहीं गया था, जिसको लेकर के जब सील लगने लगी तो होटल के जो मालिक थे उन तक सूचना पहुंची और तुरंत उन्होंने 30 लाख से भी ज्यादा का चेक काटकर तुरंत नगर निगम की टीम को सौंप दिया। तो आप देखिए कि पैसा था, देना नहीं चाहते थे, लेकिन आज ये जो सबकी धारणा, सबके मन में एक ख्याल बसा हुआ है कि छोटे लोगों पर ही अत्याचार किया जाता है, पुलिस हो या सरकार हो, छोटे लोगों पर ही कार्रवाई की जाती है। लेकिन बड़े बड़े जिनके पास पैसा होने के बाद भी गृह कर हो या और भी जो कर उन्होंने लिए हुए हैं वो नहीं दे रहे हैं, उनके खिलाफ भी शिकंजा कसा जा चुका है। 2 मिनट में खुल जाएगा, पहले मंगाइए तो ले। अरे कोई सब लोग यही तो है, आप मंगाइए ना। अरे 1 मिनट में खुल जाएगा, 1 मिनट चल तो 1 मिनट हो जाएगा, आप बता। अब मैं आपको बताती चलूं कि काफी सुर्खियों में रहे बसपा के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी। जी हां, पुलिस की गिरफ्त से फरार है पूरा परिवार, उनकी पत्नी और उनके दोनों बेटे। गैंगस्टर में उनका नाम आ चुका है, पिछले दिनों काफी सुर्खियों में रहे। अब मैं आपको बताती चलूं 14A के तहत मंत्री की सारी संपत्ति जब्त करने के आदेश दे दिए गए हैं। साथ साथ बेटे और पत्नी पर यानी कि उनके परिवार के सदस्यों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। पुलिस पूरी तरीके से कार्रवाई में लगी हुई है और जैसे ही परिवार के सदस्यों का पता चलेगा तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा।
मुकदमा अपराध संख्या 131/22, धारा 417, 269, 270, 272, 273, 120 भी आईपीसी में लगातार बातचीत चल रहे थे। चुप रहे। उसके बाद भी उन्होंने ना तो सरेंडर किया है ना गिरफ्तारी हुई है। लगातार छुपने के कारण माननीय न्यायालय ने धारा 82 सीआरपीसी के अंतर्गत उद्घोषित अपराधी घोषित किया है। शीघ्र ही इनकी कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। कल बात कर लेंगे उससे एसपी से बात कर लेंगे, फिर चलेंगे। हाँ, साथ चले जाएंगे। अब मैं आपको बताती चलूं सिनेमा हॉल। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि अब एंड्रॉइड जमाना है, डिजिटल जमाना है, सभी अपने हाथ में हर चीज देखना चाहते हैं। कोई सी मूवी पहले ही रिलीज होती है कि तुरंत फोन पर आ जाती है। नए नए ऐप्स आ चुके हैं जिसके माध्यम से हम अपने फोन पर मूवी को देख सकते हैं, अपने टीवी पर घर बैठे मूवी देख सकते हैं, या मॉल में जाना पसंद करते हैं जहां हर सुविधाएं मिल जाती हैं। मूवी भी देख लेते हैं और मार्केट से शॉपिंग भी कर लेते हैं। लेकिन आज के समय में भी अनुराग सिनेमा वापस उसने एंट्री की। मैं आपको पूरी बात बताती चलूं, 2017 में अनुराग सिनेमा बंद हो चुका था, लेकिन मल्टीमीडिया जमाने में नए रूप रंग के साथ अनुराग सिनेमा की दोबारा से एंट्री हुई। आज हमारी मेरदर्शन की टीम पहुंची और वहां पर जो अनुराग सिनेमा के मालिक थे उनसे बात की, उनसे जानकारी ली, तो उनका कहना था 2017 में बंद हुआ था अनुराग सिनेमा, लेकिन अब दोबारा से आज उसका उद्घाटन किया गया। उद्घाटन में उन्होंने बताया कि नई स्क्रीन है, नई सीटिंग है और नई हर चीज के साथ, नए साउंड के साथ अनुराग सिनेमा ने एंट्री की। सबसे बड़ी बात जो जानकारी के अनुसार बताई गई कि बड़े लोग जिनके पास ज्यादा पैसा होता है वो मॉल में जा सकते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं जिनके पास इतना मॉल में खर्च करने के लिए पैसा नहीं होता, उनके लिए सिनेमा हॉल ही है जहां पर उनको मॉल जैसी क्वालिटी अब दी जाएगी। तो देखना ये होगा कि अनुराग सिनेमा की जो वापसी है कितना रंग लाती है। मेरा नाम महेश यादव है और ये हम 2 साल के बाद स्टार्ट कर रहे हैं। ये मेरे पार्टनर है सेवाराम। हम जो लॉकडाउन के बाद अब शुरू कर रहे हैं। अच्छा, अनुराग सिनेमा इस बार जो अब शुरू किया आपने, तो क्या फैसिलिटी जनता को मिलेगी? भैया अच्छा साउंड है, डिजिटल साउंड है, अच्छी क्वालिटी की पिक्चरें हैं, अच्छा फर्नीचर है, सब चीज़ दोबारा से ही है समझो, और स्क्रीन नहीं बनाई है। अच्छा, अगर देखा जाए तो मॉलों की तरफ पब्लिक का ध्यान रहता है कि कंबाइंड हॉल मिल जाए, तो यहाँ पर किस तरीके से पब्लिक आए, क्या देंगे? हमारा मतलब ये है कि जो गरीबों को लेबर क्लास पर नहीं मिलती वहाँ पर जगह, वो यहाँ पर देखेंगे। हम तो उनके लिए कर रहे हैं ये जी। आज से स्टार्ट हुआ है? आज से स्टार्ट हुआ है, आज पहला शो है। 4 चलेंगे? 4 शो चलेंगे फिर आज 12:30, 3:30, 6:30, 9:30। मेरठ की जनता के लिए क्या कहना चाहते हैं? मेरठ की जनता के लिए कहना चाहता हूँ कि जी बहुत अच्छी है मेरठ की जनता, और सिनेमाओं को दोबारा से ये उजागर करेगी। पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई न करने की आज कई घटना सामने आई है।
हम अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस में कंप्लेंट कराते हैं, थाने में कंप्लेंट कराते हैं, तहरीर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर पुलिस कर्मी कार्य को नहीं करेंगे तो आम आदमी किससे गुहार लगाएगा। आज कई ऐसी घटना सामने आई है, मैं आपको बताती चलूं। सबसे पहले बताती चलूं, थाना टीपी नगर क्षेत्र की एक शिक्षिका आज एसएसपी कार्यालय पहुंची और रो रो कर उसने इंसाफ की गुहार लगाई। शिक्षिका का कहना है कि उसकी मकान मालकिन और उसके 3 पुलिस बेटों द्वारा उस पर अत्याचार किया जा रहा है। वो घर में नहीं थी, उसके घर का ताला तोड़ा गया और उसका जो सामान था, गोल्ड की ज्वेलरी थी, वो सब चुरा ली गई। 5 महीने पहले टीपी नगर थाने में कंप्लेंट की गई, लेकिन थाना टीपी नगर की पुलिस द्वारा अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई उनके खिलाफ, क्योंकि जो तीनों बेटे हैं वो पुलिस में कार्यरत हैं और पुलिस में कार्यरत होने के कारण उन्होंने अपनी दबंगाई दिखाते हुए महिला पर अत्याचार भी किया। शिक्षिका ने इंसाफ की गुहार लगाते हुए कहा कि मकान मालकिन व उसके तीनों पुलिस बेटों पर कार्रवाई की जाए और जो उसका सामान चुराया गया है वो उसको वापस दिलाया जाए। नहीं दिया गया और सामान ना लेने पर मैंने कहा जब आप मेरे पास आई हैं मैं तब कमरा खाली करूंगी कि मनमर्जी चल रही। अब मैं आपको ऐसी एक समस्या की ओर ले चलूं जो आपसे जुड़ी है, आपके परिवार से भी जुड़ी है और शायद मैं कह सकती हूं कि 80% लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, मोटापे की समस्या। जी हाँ, मोटापा बढ़ने के कारण बहुत सी बीमारियां सामने आ जाती हैं। मोटापा बढ़ने से हम चल नहीं पाते, सांस फूलने लगता है, हमारी रक्तचाप की समस्याएं सामने आ जाती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, बहुत सी समस्याएं ऐसी सामने आने लगती हैं कि एक के बाद एक बीमारी हमारे अंदर आती चली जाती है। लेकिन अब इस मोटापे से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ, न्यूटिमा अस्पताल के डॉक्टर ऋषि सिंगल द्वारा आज मैं आपको बताती चलूं, सबसे ज्यादा वेट 175 किलो अब तक के सबसे ज्यादा वेट वाले एक व्यक्ति का सफल ऑपरेशन किया गया। जी हाँ, बायोटिक ऑपरेशन किया गया। सबसे बड़ी बात, ब्रिटेन में 15 वर्ष तक जो है प्रैक्टिस करने के बाद डॉक्टर ऋषि ने अब तक 3000 लोगों का बायोटिक सर्जरी कर चुके हैं और बहुत सफल सर्जरी की जा चुकी है। मेरठ में भी अब पहली बार न्यूटिमा अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम द्वारा ये बहुत अच्छा कदम उठाया गया और आज हमारी मेरदर्शन की टीम पहुंची, जहां डॉक्टर्स से हमने पूरी जानकारी ली कि 50 मिनट में ये ऑपरेशन किया गया। सबसे वजनदार ये आदमी था, 175 किलो। पहली बार इतने ज्यादा वजन के आदमी का वो किया गया, बायोटिक सर्जरी की गई। लेकिन उसके बाद भी मैं आपको ये भी बताती चलूं कि 2 दिन से लेकर 6 महीने के बीच में मोटापा पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। अब बीमारियों से डरने की जरूरत नहीं है, अब हर इलाज हमारे मेरठ में किया जा सकता है। जब हमारी मेरदर्शन की टीम ने जो पेशेंट था उससे बात की तो उसका कहना था कि 2 दिन ऑपरेशन को हुए हैं, वो अपने आप को नॉर्मल महसूस कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, इससे पहले भी वो एक ऑपरेशन मैक्स अस्पताल में करा चुका है, लेकिन अब न्यूट्रिमा अस्पताल में ऑपरेशन कराने के बाद उसे महसूस हो रहा है कि शायद उसका कुछ वजन कम होता नजर आ रहा है। डॉक्टर्स ने कहा 6 महीने तक वजन पूर्ण रूप से कम हो जाएगा। तो मोटापे से परेशान ना हो, मोटापे का भी इलाज है। बढ़ा ले तो रीडू भी करते हैं, कॉम्प्लेक्स केसेस भी करते हैं। तो एक बहुत बड़ा एसेट है मेरठ के लिए, न्यूटिमा हॉस्पिटल के लिए। ऋषि सिंगल डॉक्टर साहब आए हैं और हमारे यहाँ हमारे देश की और हमारे प्रांत की और हमारे वेस्टर्न यूपी की सेवा कर रहे हैं, मेरा मानना है। देखिए, हम सेवा जब कहते हैं, सेवा का मतलब ये नहीं कि हर चीज़ फ्री, बट सेवा का मतलब ये है कि जो आपका प्रोफेशनल एक्यूम है, जो कि आप विदेशों को दे रहे थे, वो अब हम मेरठ में दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ, क्योंकि हमने 2 ही दिन पहले मेरठ के सबसे भारी पेशेंट का ऑपरेशन करा है। संजय जी जो हमारे साथ बैठे हैं, इनका वजन सर्जरी के दिन 175 किलो था और उनका BMI जो बॉडी मास इंडेक्स होता है 62 था। एक एवरेज मेल का BMI 25 के आसपास होना चाहिए, तो इनका वजन 2 गुना से 2.5 गुना ज़्यादा था जो उनका होना चाहिए। इनका ऑपरेशन 2 दिन पहले हुआ है, तब से बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे हैं और आज छुट्टी होकर वापस अपने गांव भी चले जाएंगे। कितना समय लगा इस ऑपरेशन? ऑपरेशन में 1 घंटे से कम लगा। इस तरह की सर्जरी में कितना कॉस्ट आती है? देखिए, कॉस्ट डिपेंड करती है मेरठ की पेशेंट की बीमारियों पे, उनका वजन क्या है, उनकी क्या क्या बीमारियां हैं। जितनी ज़्यादा बीमारियां होंगी उतनी ज़्यादा कॉस्ट बढ़ती जाती है, बिकॉज इंटेंसिव केयर में कभी रखना पड़ता है। संजय जी को क्योंकि वजन ज़्यादा था तो हमें बहुत प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं कि सेफली हम ऑपरेशन कैसे करें। हमारे साथ 2 बहुत एक्सपीरियंस एनेस्थेटिस्ट थे, डॉक्टर राणा और डॉक्टर गुप्ता, उन्होंने साथ मिलके इनका ऑपरेशन करवाया है। बेसिकली क्या करना पड़ता है इस ऑपरेशन के लिए?
हर बैरियाट्रिक ऑपरेशन में अलग अलग विधि होती है। स्लीव का ऑपरेशन होता है जिसमें पेट का 80% भाग हम निकाल देते हैं। बाईपास का ऑपरेशन होता है जिसमें पेट को छोटा करके हम आंतों से जोड़ देते हैं। और भी बहुत सारे अलग अलग तरह के ऑपरेशन होते हैं और वो सब डिपेंड इस बात पे करता है कि मरीज़ की क्या बीमारी है, उनकी उम्र क्या है और उनका वजन कितना है। उस हिसाब से हम ऑपरेशन चूज़ करते हैं। बट न्यूटिमा अस्पताल में हम सारे ऑपरेशंस अब ऑफर करते हैं। मैं 3000 से ज़्यादा ऑपरेशन कर चुका हूँ मोटापे के, विदेश में और इंडिया में मिला के। अब मैं आपको ले चलूं धर्म से जुड़ी खबरों की ओर। लगातार मैं आपको मेरदर्शन चैनल के माध्यम से दिखा रही हूं कि धर्म में अब आस्था बढ़ती जा रही है। बच्चे बूढ़े ही नहीं, युवा भी आगे बढ़ रहे हैं और हर तरीके से भक्ति में लीन हो रहे हैं। मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ कि कहीं पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है तो कहीं खाटू श्याम के भजनों का। आज भी मैं आपको बताती चलूं, सरस्वती लोक स्थित एक मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें वृंदावन से आए आचार्य जी पहुंचे। उन्होंने अपने मुखारबिंद से कथा का बहुत सुंदर वर्णन किया। सबसे पहले आज कथा में उन्होंने बताया कि आखिर भागवत कथा है क्या, इसे क्यों कराया जाता है, इसे सुनने से क्या फायदा होता है, इसे हम कब करा सकते हैं। भागवत कथा को लेकर के उन्होंने बहुत सी जानकारी दी कि भागवत कथा हमें मोक्ष के द्वार की ओर ले जाती है। भागवत कथा को सुनने से हमें मोक्ष मिलता है, हर हमारी मनोकामना पूरी होती है, इसलिए हमें भागवत कथा को जरूर सुनना चाहिए। कथा का वाचन सुनने के लिए भक्तों की भारी भीड़ पहुंची। पानी नहीं मिला तो प्राण गए, जीव तालू में चिपकने लगी। एक गिलास ही मिल जाए, एक घूंट ही पानी मिल जाए, लेकिन वहां कहाँ रखा रेगिस्तान से निकला तो उसने कहा भैया पानी पी लो। अब उसे प्यास ही नहीं है तो कहेगा ये बताओ, ये पूछे घड़े का है कि फ्रिज का है, कुएं का है कि नल का है, लोटे को साबुन से धोया कि मिट्टी से। इतना भक्त है, अरे प्राण निकले जा रहे, उसने अंजलि कर दी भैया पानी पिलाओ नहीं तो प्राण गए। और प्याऊ वाला पानी भरे घड़े में ठंडा बैठा हुआ है। एक घड़े में पानी भरे हुए व्यक्ति बैठा था। हमारे यहाँ कुआ पुराने आदमी है, आपने कहा मेरे यहाँ भी कुआ है, कुएं का ही है पानी, पी लो। तो महीना हो, जेठ की दोपहरी और रेगिस्तान में बीकानेर के आसपास फंस जाए। अभी कथा हुई थी वहां, आप आओ, हे ब्रह्मचारियों, हे ग्रस्त, हे वानप्रस्थ, हे संत, किसी का नाम नहीं लिया गया। किसका लिया गया? कथा ऊपर से निकल जाएगी, हृदय तक नहीं पहुंचेगी। पानी की कीमत कौन जानता है? जिसको प्यास मानते हैं। आपने कहा नहीं साहब, हमने भी मिट्टी से धोया। तो फिर कहेगा ये बताओ आप किस जाति के हो? पिबत भागवतम रसमालयम हो रहो रसिका भूमि भावुका। बोले भागवत रूपी फल को पियो। ये बात बड़ी अटपटी लगती, बोलो राधे राधे। ये रस से लबालब भरा है और ये मुंह से नहीं पिया जाता, कान से पिया जाता है। कान का दोनों जीवन में रसिकता हो, जिनके जीवन में भावुकता हो, जो कथा सुनते सुनते जिनके नेत्र डबडबा जाए, पी सकते हो। और यहाँ लिखा है पीबत भागवतम, भागवत को पियो। तो आज के मेरदर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरदर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।